टू प्लांट्स वेर प्लांटेड टुगेदर। पहला पौधा बहुत तेज ग्रो कर रहा, लेकिन दूसरे पौधे का ग्रोथ बहुत धीमी गति से हो रहा। उसकी पत्तियां सूख रही, उसकी टहनियां बहुत कमजोर हैं, और डेली हम उस पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे, उसे कीड़े से बचा रहे। स्टिल दैट प्लांट नॉट एबल टू ग्रो। ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर वो पौधा है वहाँ की जमीन बंजर हो, उसके नीचे कंकड़ पत्थर हो, उसके जड़ कमजोर हो। लाखों की संख्या में कोरोना का डाटा सामने आया। कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन आसानी से रिकवर कर जा रहा, तो सम पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ। कुछ लोग सांस नहीं ले पा रहे, तो कुछ को पता भी नहीं कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं, और वे आसानी से सही भी हो जा रहे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर ब्रदर योर फ्रेंड शिव कुमार मिश्रा। दोस्तों, जिस तरीके से कोई पौधा ग्रो नहीं कर रहा, तो हमें उसकी जड़ों को सही करना चाहिए। उसी तरीके से हम इस वीडियो में कोरोना को जड़ से खत्म करने के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप इंडियन फिलॉसफी या प्राचीन ग्रीक को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर पंचतत्वों को प्रोमिनेंटली डिस्क्राइब किया गया है। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। एंशिएंट ग्रीक में भी इनमें से 4 तत्वों का उल्लेख मिलता है। यदि हमें जड़ सही करना, तो हमें इन तत्वों को समझना होगा, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी शुड बी ग्रेटफुल टू मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसने बहुत ही कम समय में कोरोना के पूरे साइंस को समझ लिया। तो कोरोना को हराने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम कोरोना के पूरे साइंस को समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, जब हम खांसते हैं तो 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब हम छींकते हैं तो 40,000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक सलाइवा ड्रॉपलेट्स यानी एक थूक की बूंद में लगभग 20 लाख कोरोना वायरस तक होते हैं। छींकने व खांसने पर ये सलाइवा ड्रॉपलेट्स 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग 1 मीटर तक जाते हैं। इसलिए हमें मास्क लगाना जरूरी है। यदि कोरोना वायरस किसी तरह हमारे शरीर में चला गया, तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले फेफड़े यानी लंग्स का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। आपको पता होगा हमारे 2 लंग्स होते हैं। सबसे ऊपर विंड पाइप होता है, जो कि आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई और आगे चल के छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इस ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होता है एल्वोलाई। हर लंग्स में लगभग 60 करोड़ एल्वोलाई होते हैं। इसी एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वोलाई फूल जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो ये एल्वोलाई सिकुड़ जाती है। ये एल्वोलाई पूरी तरह कोशिकाओं यानी कैपिलरीज से घिरा हुआ होता है। इस एल्वोलाई और कैपिलरीज की दीवारें बहुत पतली होती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आसानी से आर पार जा सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वोलाई से कैपिलरीज से होता हुआ हार्ट में चला जाता है, और फिर पूरे शरीर में। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वोलाई में और फिर शरीर से बाहर चला जाता है। यही क्रिया बार बार चलती रहती है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। हमारा शरीर 37.2 लाख करोड़ सेल्स यानी 37.2 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है। यहाँ ध्यान से समझिएगा कि हर सेल के ऊपर एक बाउंड्री नुमा होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, उस कोरोना वायरस को इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बस घुसने भर के दे रही है, और अगर एक बार इंटर कर गया तो कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी। अब बात आती है कि ये कोरोना वायरस सेल मेम्ब्रेन में जाता कैसे है। ये कोरोना वायरस बॉडी की किसी भी सेल में नहीं जा सकता, ये सिर्फ फेफड़े की दीवार वाले सेल पे ही जा सकता। आखिर ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के ऊपर एक कांटे की तरह पाया जाता है, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। इसी तरह फेफड़े के सेल के ऊपर भी कांटे नुमा पाया जाता है, जिसे हम H2 रिसेप्टर बोलते हैं। इस सेल के अंदर हर चीज़ नहीं जा सकती, कुछ ही चीज़ें सेल के अंदर जा सकती हैं, और वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर जा सकता है। जब ये कोरोना वायरस का कांटा यानी स्पाइक प्रोटीन सेल के H2 रिसेप्टर यानी कांटे से कनेक्ट होता है, तो सेल को लगता है ये कोई फ्रेंडली चीज़ है, और कोरोना वायरस को सेल के अंदर एंट्री अलाउ कर देता है। अब कोरोना वायरस सेल के अंदर घुसते ही अपना आखिरी खेल शुरू कर देगा। ये जो कोरोना वायरस का RNA होता है, उसमें कॉपी बनाने का इंस्ट्रक्शंस होता है, और कोरोना वायरस अपना RNA सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। बस अब खेल शुरू। हमारा सेल कोरोना वायरस की खुद लाखों करोड़ों कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, और देखते देखते हमारा सेल खुद कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बना डालेगा। कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बनने में पहले 10-12 दिन लग जाते थे, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं।
कोरोना वायरस का जो नया रूप सामने आया उसमें उतनी कॉपीज लगभग 2-3 दिन में ही बन जा रही हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड 8-10 दिन से घटकर सिर्फ 2-3 दिन ही रह गया है। इसलिए जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। जब सेल के अंदर लाखों करोड़ों कॉपीज बन रही होती हैं तो एक समय के बाद हमारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब डिस्ट्रॉय होते ही और भी तेजी से कॉपीज बनना शुरू हो जाता है। अब यदि इतने कोरोना वायरस बन रहे तो हमारा क्या होगा? अब हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे ही कोई संक्रमण फैलाने वाला पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह हमारा इनेट इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें फीवर आने लगता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हमारा इनेट इम्यून सिस्टम लड़ाई कर रहा होता है तो हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन को समझता है, जिसमें एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को थोड़ा टाइम लगता है। अब समझने के बाद हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी जनरेट करना शुरू कर देता है, जो एंटीबॉडी सीधा जाकर कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक करना शुरू कर देता है। और लॉक होने की वजह से कोरोना वायरस हमारे सेल्स के एच2 रिसेप्टर से कनेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इससे भी इंटरेस्टिंग बात, जब हमारा एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर रहा होता है उसी समय हमारा वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाता है। ये वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ये वाइट ब्लड सेल्स हमें संक्रामक रोगों व बाहरी पदार्थों से बचाती है। अब ये वाइट ब्लड सेल्स वहाँ जाएगा जहाँ ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर रहा होगा और ज़्यादा मात्रा में कोरोना वायरस को अपने अंदर लेकर नष्ट कर देगा और धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा होगा कि कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था कि एल्वोलाई से ऑक्सीजन हार्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, और जब सेल डिस्ट्रॉय होता है और इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस की लड़ाई हो रही होती है तो इस वजह से हमारे एल्वोलाई में पस इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आर पार जाने में प्रॉब्लम होती है और हमारा सांस फूलने लगता है। अब बात करते हैं वैक्सीन की। आखिर ये वैक्सीन करता क्या है? जिन कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में सही समय पे सही मात्रा में एंटीबॉडी जनरेट होना शुरू हो जाती है तो वे आसानी से कोरोना वायरस को हरा देते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनके अंदर ये एंटीबॉडीज सही मात्रा में जनरेट नहीं हो पाती। कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही कॉपीज बनाने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। साइंटिस्ट ने इस जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करके इसका जीनोमिक कोड प्राप्त किया। फिर बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल एंड बायोटिक कंपनीज ने इस जीनोमिक कोड को लेकर के ऐसी लेबोरेटरीज के अंदर गए जहां वे इस जीनोमिक कोड का mRNA प्राप्त कर सकें। ये mRNA ही वैक्सीन का इकलौता आधार है। हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए ये mRNA ही जिम्मेदारी उठाता है। मैसेंजर RNA को ही mRNA बोलते हैं। फिर ये कंपनियां कोरोना वायरस के जीनोमिक कोड का mRNA प्राप्त करने के बाद अपने अपने लैब में गई और इस mRNA को एक लिपिड नैनो पार्टिकल में पैक कर दिया। जब वैक्सीन लगाई जाती है तो ये लिपिड नैनो पार्टिकल ही mRNA को सेल्स के अंदर ले जाकर के छोड़ता है। यदि सेल्स mRNA आज के पूरे मैकेनिज्म को समझा जाए तो ये वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है, ये DNA ही डिसाइड करता है कि बायोलॉजिकली या केमिकली हमारे शरीर में कब क्या होना है। न्यूक्लियस के और अंदर होता है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर ही राइबोसोम बनते हैं। ये राइबोसोम ही यदि कोरोना वायरस को पाया जाए तो उसकी कॉपीज बनाने लगता है। इस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये mRNA सेल्स में जाता है तो DNA भी mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये mRNA सीधा राइबोसोम में जाएगा और हमारा राइबोसोम mRNA के कोड के अकॉर्डिंग ऐसी कॉपीज बनाने लगेगा जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। बस मोटा मोटा ये समझिए कि वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करती है, या ये समझिए कि वैक्सीन उन एक्शंस को कॉपी करती है जो तब होता है जब सच में कोरोना वायरस बॉडी के अंदर जाता है। इससे जब कभी भी सच में कोरोना वायरस बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडी जल्दी जल्दी जनरेट करना शुरू कर देगा और कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैला पाए। वैक्सीन बनाने की रेस में जो कंपनियां सबसे आगे हैं वे है फाइजर, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविशील्ड एक्सेट्रा। मेडिकल साइंस पूरी तरह कोरोना को हराने के लिए समर्पित है।
अब बात करते हैं कोरोना को जड़ से खत्म करने की। जिस तरह दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन से ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, उसी तरह कोरोना को हराने के लिए कोरोना से अधिक स्ट्रांग होना जरूरी है। किसी भी तरीके के वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए आपको पंचतत्व को समझना होगा। यदि आप प्राचीन इंडियन फिलॉसफी, वैदिक साइंस, यूनानी, जापानी, बौद्ध मतों का अध्ययन करेंगे तो पता पाएंगे हमारा शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है, यानी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। वे एलिमेंट्स हैं जल यानी फोर्स, वायु यानी क्वार्क, अग्नि यानी एनर्जी, पृथ्वी और आकाश यानी ईथर। प्राचीन ग्रीक में भी आकाश यानी ईथर एलिमेंट्स को छोड़कर 4 तत्वों का अध्ययन मिलता है। यूनान के अरस्तु व फारस के जाबिर इब्न हय्यान इसके प्रमुख कल्ट यानी पंथी थे। हमारे शरीर में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे नाड़ी तत्व विवेचन टेस्ट या पल्स एलिमेंट एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं। वैदिक साइंस के इन 5 महातत्वों यानी 5 एलिमेंट्स को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन है। इन 5 तत्वों में से 4 तत्वों के बारे में शॉर्ट में समझेंगे। इन तत्वों में जल यानी फोर्स का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 72% जल है। आज साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पानी की अपनी याददाश्त यानी मेमोरी होती है। पानी के स्रोत के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो पानी के अणुओं में किसी न किसी तरह स्टोर हो जाती है। यदि हम पीने वाले पानी का ध्यान दें तो आज के समय में हम ये देखते हैं कि पानी साफ है या नहीं, बैक्टीरिया से मुक्त है या नहीं। जबकि पानी कैसे बर्तन में कैसी जगह रखा है, कैसे हम उसे छू रहे हैं, ये पूरे पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। ये पानी जिस तरह हमारे शरीर में जाएगा उस तरह का बर्ताव हमारे शरीर के साथ करेगा। इससे ज़रूरी है कि पीने का पानी साफ सुथरी जगह पे एक प्रॉपर स्पेस में रखा हो, किसी मिट्टी के बर्तन या धातु के बर्तन में रखा हो। तांबे का बर्तन हो तो बेस्ट है। ये अच्छी सेहत का सबसे बड़ा कारण है। सेकंड एलिमेंट है पृथ्वी। हम वह हर एक चीज़ इस पृथ्वी से ही उपजा है। आज के समय में इस धरती से कनेक्टिविटी ना होना शरीर के रोगों का एक सबसे बड़ा कारण है। पता नहीं किसने बता दिया है कि शरीर में मिट्टी लगने से इन्फेक्शन हो जाता है। अब पता होना जी, गाँव या जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग जो मिट्टी से कनेक्ट हैं, उनकी जो एवरेज आयु होती है वो बिना किसी रोग के 80 से 90 वर्ष होती है। इससे ज़रूरी है कि प्रतिदिन कुछ वक्त मिट्टी से संपर्क किया जाए, वहाँ की घास पर चला जाए, उसे महसूस किया जाए, हथेलियों से उसे फील किया जाए। थर्ड एलिमेंट है वायु। वैसे तो ये 6% ही हमारे शरीर में है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर मिनट इसका उपयोग करते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पहले लोग खुली हवा में सोते थे, अब बंद कमरे में। ऊपर से मॉडर्न होने की वजह से ऑल आउट जैसी चीज़ों का यूज करते हैं। सीधी सी बात है, ऐसी चीज़ें ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि जहर जरूर निकलता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रतिदिन बाग, नदियों के किनारे, पेड़ पौधों के बीच में गहरी सांस लें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें। यदि हम पहले से जंगलों के आसपास रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं तो हर हफ्ते वीकेंड्स पर फैमिली को लेकर के कहीं जंगलों में घूमने को चले जाएं, पहाड़ों पे घूमने को चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जहां प्रकृति अपने शुद्ध रूप में हो और सक्रिय तरीके से सांस लें। अब फोर्थ एलिमेंट है अग्नि यानी एनर्जी। हमारे अंदर लगभग 4% अग्नि होती है। ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर कौन सी अग्नि है, वो प्यार की अग्नि है या लालच, क्रोध, दया, नफरत आदि की। शारीरिक व मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा कारण ये अग्नि ही है। यदि हम इस अग्नि का केयर कर सकें तो हम मानसिक व शारीरिक दोनों ही रूपों से स्वस्थ रहेंगे। इस एनर्जी को शुद्ध करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि सूर्य के प्रकाश में सकारात्मक तरीके से कुछ वक्त बिताया जाए, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश ही है जिसमें इंसान मिलावट नहीं कर पाएगा। लकड़ी का आग जलाकर भी हम कुछ वक्त बिता सकते हैं। बंद घर या कमरे में रहने वाले लोग अक्सर मानसिक व शारीरिक दोनों ही रूपों से रोगी हो जाते हैं। तो बाहर की उस एनर्जी से अंदर की एनर्जी को शुद्ध व संतुलित किया जा सकता है। फिफ्थ एलिमेंट है आकाश तत्व यानी ईथर एलिमेंट। आकाश तत्व का मतलब आसमान से नहीं है। हमारे शरीर में ये ईथर एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम यहाँ इस तत्व के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के मिलने से डर का भाव उत्पन्न होता है। यदि हमारे अंदर डर उत्पन्न
उत्पन्न हो रहा, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। यदि हम इन 5 एलिमेंट्स को शुद्ध और मजबूत बना लिए तो हम तरह तरह के बैक्टीरिया व वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंच तत्वों के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है फूडिंग, यानी हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसे कोरोना पॉजिटिव लोग आसानी से रिकवर कर जा रहे थे तो जाने अनजाने में इन 5 एलिमेंट्स को मजबूत कर रहे थे। जैसे कि वे लोग अधिक से अधिक तरह तरह के आउटडोर गेम्स खेलते थे। ऐसे मजदूर हु वर्क हार्ड इन फील्ड्स एंड पीपल हु डू डांस, एक्सरसाइज, योगा एटसेट्रा। जैसे कि कबड्डी, आपको पता होगा कि इसे लंबी सांस लेकर खेला जाता है और इसे जीतने के लिए सांस के साथ साथ शरीर में बहुत मजबूती, चुस्ती फुर्ती की जरूरत होती है। यदि कोई काम तेज धूप, ठंडी, बरसात में करें तो हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन यदि हम उसे बार बार करें तो फिर हमारी आदत पड़ जाती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वैक्सीन पर डिपेंडेंट ना रहें। द कोविड-19 वॉज द बिगेस्ट पैंडेमिक इन द लास्ट 100 years। लेकिन हमें कोरोना या किसी वायरस को हराना नहीं, बल्कि खुद को जीतना है।